हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हम सारे। आशा करता हूँ अभी को ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका चैनल ई अकेडमी एजुकेशन में, जो कि देता है आपको बेस्ट एवर एजुकेशन आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके पढ़ने वाले हैं दी एक हिस्ट्री का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना जो शिकंजा है वो इंडिया पे जमाया, और वो टॉपिक क्या है आपका, दी डेवलपमेंट दी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली वो कैसे डेवलप हुई, ठीक है, इन इंडिया, अंडर होम, अंडर द ब्रिटिशर्स, अंडर द ब्रिटिशर्स। देखिए, ब्रिटिशर्स जिस भी पढ़ाई, जिस भी लिखाई की यहाँ पे, और जैसी भी आपकी चीज़ें की कोशिश कर रहे थे, उनका एक जो सबसे बड़ा वो था कि हमें क्यों करना है, जो उनका कारण था उसके पीछे को, ये था कि उन्हें एक वेस्टर्न एजुकेशन की थिंकिंग यहाँ पे डेवलप करनी है। ठीक है, उन्हें अपने काम आने वाले एक वर्क फोर्स को अपने लिए लायक बनाना है, जो उनके काम आ सके। उनका ये एम था। दूसरा उनका ये एम था कि जो उनकी थिंकिंग है रिगार्डिंग एनी डिसीजन, वो उसको ही डेवलप करके उसको ही प्रमोट करें, उसको ही ये मार्केट में लेके आए, और उसको ही ये बताएं कि हाँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है। तीसरी इनका ये था कि ये चाहते थे कि हम जो इंडियंस उस टाइम पर, वो वैदिक एजुकेशन, आपकी हिंदू एजुकेशन, आपकी हिंदी एजुकेशन छोड़ के हम आपकी ब्रिटिश एजुकेशन की ओर बढ़े। ठीक है, ताकि आप जो एजुकेटेड इंडियंस हो गए, वो आपके रहन सहन, आपके बोल चाल बिल्कुल ब्रिटिश की तरह रखें, और फिर अगर कोई आगे चल के प्रोटेस्ट होता है तो उसमें वो पार्ट ना लें, क्योंकि उन्हें लगेगा नहीं यार, ये हमारी थिंकिंग, हमारी आइडियोलॉजी इनसे मैच नहीं करती। यही हुआ आगे चल के आपके जब 1857 की क्रांति हुई। जब आपकी 1857 की क्रांति हुई तब भी तो यही हुआ। जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस हैं उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया क्रांति में, है ना। तो सक्सेसफुल थे ब्रिटिशर्स। अब उन्होंने ऐसा करा कैसे, कुछ आपकी एक्ट्स है, कुछ आपके लोग जो इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके कह सकते हैं कि कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, पैसे उन्होंने दिए, एक्सेट्रा चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कि आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, कि कैसे कैसे इन्होंने एजुकेशन पे अपना शिकंजा जमाया। तो जो पहला हम टॉपिक या जो पहला पॉइंट है उसमें ये है, वो आपका सन 1777 यानी सन 1778 में आता है। और वो कौन सा आपका, कौन सा, जब आपके उस टाइम के गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, और एक उनके मित्र और एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान विलियम जोन्स, ये दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं किसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। ये स्थापना करते हैं किसके, आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। ये स्थापना करते हैं किसके, आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। किसके लिए, स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर। स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर की स्टडी के लिए, या जो हिस्ट्री और आपकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की पढ़ाई और लिखाई के लिए, उसको समझने के लिए ये दोनों मिलकर एक आपकी सोसाइटी एस्टैब्लिश करते हैं, जिसका नाम होता है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस सोसाइटी के तहत ये लोगों को पढ़ते हैं, उनके कैसे जो उस टाइम के मतलब थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी थी, उसको समझते हैं, और ये एस्टैब्लिश करते हैं कि आपकी एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसके बाद आपका अगला 1781 में फिर आपके उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स से, ठीक है, एक आपका मदरसा ही है, जैसे हम कहते हैं आपका सेमिनरी खोलते हैं। ही ओपन अ सेमिनरी इन बंगाल, आपका कोलकाता में,
क्योंकि इनको ये पता चल गया कि यार दिल्ली सल्तनत जैसी जो डायनेस्टी थी उन्होंने भी रूल करा, पे मुगल्स ने भी, तो हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें इंडियन हिस्ट्री की तो पता चल गया, हम इनके बारे में भी। तो इन्होंने क्या करा, स्टडी ऑफ अरेबियन पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ अरेबियन पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ अरेबियन पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेजेस इन्होंने करा 1781 में। स्टडी ऑफ अरेबियन पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेजेस, इन्होंने उसकी भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने उसकी भी पढ़ाई लिखाई आपकी शुरू कर दी। क्लियर है? अगला सवाल, मतलब जो अगली चीज़ है वो क्या थी आपकी कि 1791 में क्या काम है ना आपके, 1791 में क्या होता है कि आपके जोनाथन डंकन जोनाथन डंकन ठीक है, जोनाथन डंकन वो एक संस्कृत स्कूल यानी एक आपका संस्कृत कॉलेज एक तरीके का स्थापित करता है आपके वाराणसी में। संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं आपके ये वाराणसी में। ओके, ये संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं आपकी वाराणसी में। उसके बाद 1800 में लॉर्ड वेल्सली, जो कि उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, वो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश करते हैं कोलकाता में। लॉर्ड वेल्सली, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा, ये कैलकाटा में आपका एक फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, अब देखिए पहले तो भैया इन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद इन्होंने अरेबिक, पर्शियन और उर्दू लैंग्वेजेस पढ़ी ताकि वो और हिस्ट्री पढ़ सके इंडिया की। फिर इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश करा ताकि ये संस्कृत भी पढ़ सके। ठीक है, और आखिरकार जब इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, इनको पता चलेगा कि हाँ इंडिया की थिंकिंग कहाँ तक जा सकती है। इन्होंने 1800 में अपना पहला एक खुद का कॉलेज एस्टैब्लिश करा, जिसके तहत इन्होंने अब जो इंडियन शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी थी स्क्रिप्चर्स पढ़ के, वही इंडियन शिक्षा अभी अपनी फॉर्म में देने लग गए। जो इन्होंने इंटरप्रेट करा भी उसको देने लग गए, साथ साथ आपकी वेस्टर्न एजुकेशन भी देने लग गए। समझे आप? यानी मानो यार मैं एक सेंटेंस को अपने मतलब से समझता हूँ और मैं उसको लोगों को समझा दूँ, ठीक है, तो जिनको समझ नहीं आया वो तो ये सोचेंगे ना यार ये समझा रहा है तो ये ठीक है समझा रहा होगा। तो यही आपका इसमें भी हुआ, यही आपका इसमें भी हुआ। ओके, क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ठीक है कि क्या हुआ था आपका। अब कुछ और जो लोग थे जो इस जो आपकी एक हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की एक मूवमेंट थी उससे रिलेटेड थी फॉर एजुकेशन, वो कौन कौन से थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दो चीज़ें और पढ़नी है कि 1813 में आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि आपके 1813 में, ठीक है, 1813 में आपकी एक एक्ट आई थी जिसका नाम था आपका चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, इसके तहत कुछ 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज को सैंक्शन करा गया था। ठीक है, ₹1 लाख वॉज सैंक्शनड किसके लिए? फॉर इंडियन एजुकेशन, फॉर इंडियन एजुकेशन 1 लाख रुपए आपके सैंक्शन करे गए थे भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए। और क्यों? ताकि जो हम एजुकेशन पाना चाहते हैं वो नहीं, जो ब्रिटिशर्स हमारे को एजुकेशन देना चाहते हैं वो मिले।
इंग्लिश पढ़ा सकेंगे। और 1 लाख रुपए उस टाइम पे बहुत होता था यार, भारत जैसे देश के लिए भी बहुत है कि 1 लाख रुपए में पूरी जो ब्रिटिश एजुकेशन है, जो ब्रिटिश वर्जन ऑफ इंडियन एजुकेशन है, ये वो दे सके। और 1820 में इन्होंने पहला एक कह सकते हैं कि एक पूरा टोटल वेस्टर्न कॉलेज स्टैब्लिश करा, जिसका नाम था आपका बिशप्स कॉलेज। एक आदमी थे जिनका नाम था आपका डेविड हेयर या हायर, डेविड हायर। उन्होंने एक आपका बिशप्स कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है, बिशप्स कॉलेज की स्थापना करी कहाँ पे? आपके कलकत्ता में। इन्होंने ब्रिटिश आपके बिशप्स कॉलेज की स्थापना करी कहाँ पे? आपकी कलकत्ता में। ठीक है, 1820 में। क्लियर है चीज? अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आदमी है, जो इंसान है, जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले जो इंसान आपका इससे रिलेटेड है वो है आपका विलियम बेंटिक। हम पहले भी इनके बारे में नहीं अच्छा पॉलिटी तो पढ़ी नहीं ना, पढ़ेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे सारे, जब आपके गवर्नर जनरल्स एक्सेट्रा। विलियम बेंटिक, पहली बात तो यार ये आपके पहले गवर्नर जनरल थे। ही वॉज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला? ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक आपकी पोस्ट थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 1832 में इन्हीं के अंडर एक एक्ट आती है जिसका नाम था क्या? आपका पब्लिक एजुकेशन कमेटी। पब्लिक एजुकेशन कमेटी, पब्लिक एजुकेशन कमेटी आती है इनकी 1832 में, जिसके हेड था आपके लॉर्ड मैकले। लॉर्ड मैकले, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन कमेटी के हेड। ठीक है, और 1835 में ही, ठीक है, 1835 में फिर आती है क्या? आपकी मैकेले मिनट्स। ठीक है, जो लॉर्ड मैकेले थे उनको 1832 में एक कमेटी का हेड आपका चयन करा जाता है, उनका नियुक्त करा जाता है। और 1835 में अपनी ये रिपोर्ट देते हैं, ये जिसको हम बड़े फेमस तरीके से जानते हैं, जिसका नाम था क्या? आपका मैकेले मिनट्स। क्या नाम है आपका? मैकेले मिनट्स। मैकेले मिनट्स ये 1835 में करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि क्या लिखा गया था? सिंपली आप देख सकते हैं इसमें, इससे समझ में आ जाएगा आपको कि जो इंग्लिश है, जो आपकी इंग्लिश है, ठीक है, उससे इंप्लीमेंट करा जाएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इंग्लिश इंप्लीमेंटेड इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो आपकी एक तरीके से आपके जो ऑर्डर, जो आपकी लैंग्वेज ऑफ कह सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन या लैंग्वेज ऑफ आपकी लर्निंग होगी, वो आपकी अब इंग्लिश होगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जो लैंग्वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगी वो आपसे आपकी इंग्लिश होगी। ये आपके मैकेले मिनट्स में कहा गया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये 1835 के जो आपके मैकेले मिनट्स है, जो कि आपके 1832 की पब्लिक एजुकेशन एक्ट कमेटी के तहत आई थी, उसमें लिखा गया था। ठीक है, ओके, क्लियर है चीज? चलिए आगे चलते हैं आपके। अब जो अगला इंपॉर्टेंट इंसान है वो है आपका क्या? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आपके अगले इंपॉर्टेंट इंसान है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। क्या था इनमें कि 1848 में, ठीक है, 2 मिनट नहीं 1853 में ये एक एक्ट लेके आता है, इसका नाम था क्या? आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट थी आपकी एक। ठीक है, ये 1813, 1833 और आपके 1853 में आई।
ठीक है, चार्टर एक्ट। उसमें क्या था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, जो कि आईसीएस का आपका एग्जाम होता था, उसके लिए आपसे एक आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम कौन से मीडियम में होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंग्लिश में। रिटर्न एग्जाम फॉर इंग्लिश, तो उसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? जो इंग्लिश ऑथर्स ने लिखी है, और इंग्लिश ऑथर्स वही इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे जो वो लिखना चाहते हैं, या वो जो लिखवाना, या वो हमसे जो सोचवाना चाहते हैं, तो उन्होंने वही। तो इससे क्या होगा? इंग्रेव होगी आपकी वही वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो कि आपके ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारे अंदर इंग्रेव्ड हो, जो कि हमारे अंदर इंग्रेव्ड हो। ठीक है, आईसीएस का रिटर्न एग्जाम हुआ। दूसरा, इन्हीं के अंडर एक आया आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड एक कमेटी थी, चार्ल्स वुड डिस्पैच, एक कमेटी आई। चार्ल्स वुड डिस्पैच एक आपकी कमेटी आई, जिसमें क्या था कि इंडियन एजुकेशन में आपके रिफॉर्म्स लेके आने हैं, कि रिफॉर्म्स इन इंडियन एजुकेशन, कि बिल्कुल ही शिक्षा जो प्रणाली है उसे ब्रिटिश बनाना है, कि हमें ऐसे डेस्क जॉब के लिए लोग चाहिए, हमारे को मतलब सर्वे करने के लिए लोग चाहिए। ठीक है, और इस चार्ल्स वुड डिस्पैच को हम क्या बोलते हैं आपका? जैसे 1858 क्या क्या आती है आपकी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल, वैसे ही चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था आपका? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ओके, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। कूल। अगला, इन्हीं के अंडर लॉर्ड डलहौजी के अंडर ही 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है, या 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बनाया जाता है। ठीक है, 1857 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कौन कौन सी? कलकत्ता, बॉम्बे, और एक आपका मद्रास। ये 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी जिनको एस्टैब्लिश करा जाता है। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन्हें एस्टैब्लिश करा जाता है। उसके क्लियर है चीज? अगला, जो आपके लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, उनके अंडर एक चीज होती है कि ये प्राइमरी एजुकेशन, अब ना ये चलो हायर एजुकेशन तो होगी, अभी प्राइमरी एजुकेशन यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी भी शिक्षा को अब ये चेंज करेंगे। ठीक है, उस सिस्टम के लिए एक आपका कमीशन फॉर्म करी गई, एक आपका कमीशन बनाई गई, कमीशन फॉर्म्ड। ठीक है, और उस कमीशन का नाम क्या था आपका? हंटर कमीशन। कि अब ये स्कूली जो शिक्षा है ना, जो प्राइमरी का होता है आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक, तो उसे भी ये चेंज करेंगे, हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन आए। प्राइमरी एजुकेशन समझ गए ना? 5th मतलब अभी 5वीं साल के तक के जो बच्चे हैं ना आपके, 5 साल तक के, यानी जो 5th स्टैंडर्ड तक के, उनको भी अब ये बिल्कुल चाहते थे कि वो भी वही सोचना शुरू करते जो हम चाहते हैं, बाय द टाइम वो बड़े हो जाए। ओके, चलो ये हो गया। अब आपका जो वॉइसरॉय थे, इनका नाम था आपका लॉर्ड कर्जन। उनके अंडर भी बहुत चीज़ें हुई, उन्होंने भी आपकी बहुत चीज़ें करी, बहुत चीज़ें इन्होंने ट्राई करी, उस जो शिक्षा प्रणाली थी उसे चेंज करने का पूरा पूरा इन्होंने प्रयास करा। ठीक है, पूरा पूरा इन्होंने करने का प्रयास करा। क्या करा इन्होंने? सबसे पहले तो 1902 में आपका 1902 में आपका एक रेलिक कमीशन आया। क्या आया आपका? रेलिक। रेलिक कमीशन आया, जिसमें ये लिखा गया था कि आपका एक यूनिवर्सिटी एक्ट है, एक आपकी यूनिवर्सिटी एक्ट है ऑफ 1902, 1902 की एक आपकी यूनिवर्सिटी एक्ट है। ठीक है, जिसे हम आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी बोलते हैं,
वो लेके आएगी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ मेरे को बदलाव करने हैं। मेरे को लगता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अभी बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है, मतलब यानी आपके ब्रिटिश स्टैंडर्ड की नहीं है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है। 1904 में इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करी, यानी पीसीएस 1904 में। ठीक है, पीसीएस का एस्टैब्लिश करा इन्होंने, पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो मिनिमम एज थी उसे 18 से 21 साल कर दिया। मिनिमम एज मतलब अब वो 3 साल और जो बच्चा है ना उसको वेट करना पड़ेगा, मतलब 3 साल में वो पढ़ेगा अच्छे से, और उसका जो इंग्रेवमेंट ऑफ ब्रिटिश वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसमें और हो जाएगा। ठीक है, उसमें और हो जाएगा। अगला, इन्हीं के अंडर एक और चीज़ हुई कि 1904 में आपका एक और चीज़ आया। वो क्या था आपका, एक फार्मर डिपार्टमेंट और एक आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाएगा। और उसमें वही लोग अपॉइंट हुए जो ब्रिटिश एजुकेटेड थे, या जो इंडियन से जो कि ब्रिटिश एजुकेटेड थे, यानी ये वही करेंगे जो ब्रिटिशर्स चाहते थे इनसे करना। ओके, फार्मर डिपार्टमेंट है ना आपका, एक आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करा गया। अब ये तो चलो हो गया, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। अब एक ना एक कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, वो क्या है आपकी, एक सैडलर कमीशन। कौन सी आपकी, एक सैडलर कमीशन। ठीक है, इसमें 2 इंडियन मेंबर्स भी थे। पहली दफा एक ऐसी कमेटी बनाएगी जिसमें हिंदुस्तानी मेंबर्स को लिए गए थे, लेकिन ये बिल्कुल कहते हैं ना कि यार इनकी थिंकिंग वैसी ही थी जैसे ब्रिटिशर्स की थी। ये जो वही इंडियन हिस्ट्री इंटरप्रेट करते थे जो ब्रिटिश रहना चाहते थे, क्यों, क्योंकि इनकी एजुकेशन बिल्कुल वैसी ही थी। बहुत चालाक थे ब्रिटिश। आशुतोष मुखर्जी और आपका डॉक्टर जियानुद्दीन। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और आपका डॉक्टर जियानुद्दीन। पहली बात, इस कमेटी ने क्या क्या कहा, सैडलर कमीशन ने, मैं आपको लिखवा देता हूँ मोटा मोटा इन्होंने क्या क्या कहा। पहली बात तो उन्होंने कहा कि एक प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जो प्रोविजन है आपकी यूनिवर्सिटी का वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ का भी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई इसके अंडर, मैसूर, पटना, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, ढाका, लखनऊ, आपका अलीगढ़ और आपका बनारस। ढाका, लखनऊ, अलीगढ़ और आपका बनारस जैसी जगहों पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ यानी आपके विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश करे गए। दूसरा, इन्होंने अब सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड बनाने शुरू करे, यानी जो आपके प्राइमरी में तो कर ही लेता, भी आपके सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। वो क्या था आपका, इस सैडलर कमीशन के अंडर उत्तर प्रदेश में आपका पहली दफ़ा ऐसा हुआ किसी भी राज्य में कि एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एस्टैब्लिश हुआ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, किसके आपके रिकमेंडेशन पे, आपके सैडलर कमीशन के। सैडलर कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एस्टैब्लिश हुआ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपका एस्टैब्लिश हुआ आपका यूपी में।
ओके, तो ये थी आपकी जो शिक्षा प्रणाली, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इस्टेब्लिश करी, कैसे ऐसे जो आपकी एक शिक्षा प्रणाली को इंडिया में लेके आए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट पक्का टेकअप करूँगा। ठीक है, क्लियर है चीज़? ठीक है, देखिए एजुकेशन का मेन जो इनका वो था ना मकसद, ये आपको रिफॉर्म करने का, वो यही था कि हमें जो एजुकेशन है वो एक तरीके से ऐसी करनी है कि जो इंडियंस जो करते हैं, जो करना चाहते हैं, या जो वो सोचते हैं वो वैसे ही सोचे जैसे हम उन्हें सोचने, हम चाहते हैं कि वो सोचे, या जो हम चाहते हैं कि वो करे वो वही करे। देखिए मैं आपको एक सिंपल से एक आपको एक चार्ट बताता हूँ। आपका सबसे पहले आपकी अगर थिंकिंग मैं चेंज कर दूँ, थिंकिंग के बाद में आपका जो थॉट प्रोसेस है उसे चेंज कर दूँ, और इस चेंज थॉट प्रोसेस के तहत आपका जो मतलब कह सकते हैं कि जो एनालिटिकल जो पावर है कि किसी भी चीज़ का एनालाइज करना, मैं उसको चेंज कर दूँ। ठीक है, उस एनालिटिकल पावर को चेंज करने के बाद मैं क्या कहते हैं उसे, जो वो आपके एनालिटिकल पावर है उसे अगर मैं चेंज करने के बाद आपका अगर जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट आइडिया, या जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट थॉट है, जो आपकी जो आपने एनालिसिस करा उसको चेंज कर दूँ, तो मैं आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी एंड प्लस आपकी पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन को चेंज कर सकता हूँ पूरा। ये आपका एक साइकिल है जो चलती है, दिस इज अ साइकिल दैट गोज ऑन, थिंकिंग, देन थॉट प्रोसेस, देन एनालिटिकल पावर, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट आइडिया, एंड देन पर्सनालिटी। दिस इज अ थॉट प्रोसेस दैट गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, और एक ये साइकिल है। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले आपकी जो थिंकिंग उसको चेंज करने के लिए फर्स्ट दे स्टडी को चेंज करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना शुरू करा। उन्होंने अपनी जो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री थी उसको आपको बताया, आपके एनालिटिकल पावर को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू करा। जब आपने कोई एनालाइज करी कोई चीज़, जब आपने उसे इम्प्लीमेंट करा उस चीज़ को पढ़ के, तो वो चेंज हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो आपकी पर्सनालिटी और आपका जो ये कह सकते हैं कि जो एक इंटरप्रिटेशन था वो चेंज हो गया। और यही हुआ जब आपका 1857 की क्रांति हुई, तो जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस उन्होंने अपनी पर्सनालिटी जो प्रोटेस्टर्स है उनके साथ मेल नहीं खाई, उन्होंने माना नहीं कि हम इनका हिस्सा हैं, और उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ जो ब्रिटिश रूल था वो चेंज हो गया। तो यही एक पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने फॉलो करी। और आज के टाइम पे भी जो बहुत सारे हमारे जो प्यारे आपके पॉलिटिशियंस होते हैं वो यही यूज़ करते हैं, दिस पॉलिसी ओनली। ठीक है, दे यूज दिस पॉलिसी ओनली। ओके, दूसरा अगर मैं आपसे एक बात करूँ तो देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, एंड वी आर लाइक यार नहीं, बच्चे हैं तो हमें उनके लिए बिल्कुल मेहनत करनी है, बिल्कुल निस्वार्थ होकर मेहनत करनी है। ठीक है, हमारी मेहनत आपके लिए निस्वार्थ है, वी आर वर्किंग हार्ड। बस आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, चीज़ों को शेयर करना है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप जब इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हमारे को पता चलेगा कि हाँ यार क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, आपके अगर कोई फीडबैक है, इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक, तो आप वो दे सकते हैं वीडियो के नीचे। आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो आप वो दे सकते हैं वीडियो के नीचे। ठीक है, हर एक एजुकेटर के। और अगर कोई आपके चाहते हैं कि सर ये टॉपिक आप पढ़ाया जाए, तो आप वो भी दे सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं अगर आपको एक सिंपल एक टाइम टेबल बताऊंगा आपका, कि जो हम फॉलो करते हैं या जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस पर। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल एक बताऊं, ठीक है, 2 मिनट रुकेंगे। तो देखिए जो रीजनिंग की क्लास होती है आपकी, वो आपकी 10 से 11 होती है, जिसको लेते हैं आपके राकेश सर। ठीक है,
फिर आपकी जीके की क्लास होती है, जो आपकी स्टार्टिंग जीके आपकी 11 से 12 होती है, उसको लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर शाम को आपकी जो 5 से 6 अभी स्टार्ट होगी आपकी, जिसमें एक आपकी जनरल साइंस की क्लास चलेगी, जैसे भी आपका एक एक्सपर्ट लेंगे। 6 to 7 आपकी एक इंग्लिश की क्लास होती है, जैसे आपकी पूजा मैम लेती हैं। ठीक है, फिर हिस्ट्री एंड आपका पॉलिटी होता है, जिसको मैं लेता हूँ आपका मी रणवीर सर। 8 to 9 आपकी एनसीईआरटी के आपके केमिस्ट्री होती है, जैसे आपकी लॉरिका मैम लेती हैं। और आपकी 9 से लेकर 10 तक आपका मैथ्स होता है, जैसे आपके फिर से राकेश सर लेते हैं। ओके, जिसे आपके राकेश सर लेते हैं। ओके, तो ये एक हमारा टाइम टेबल है जो हम फॉलो करते हैं और जो हम फॉलो कर रहे हैं बहुत पहले से। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। बाय।